हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेस से रिलेटेड 20+ एमसीक्यूज़ को अगेन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस के कुछ मॉडल हैं जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने इससे रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड करा हुआ है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाके उसको देख लेना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। ये सारे वो क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने कल देखा था, कल पढ़ा था, सॉल्व किया था। ठीक है, आज फिर से हम 20+ एमसीक्यूज़ को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछे आपके एग्ज़ाम में, मतलब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रामर। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रामर। तो ये सबको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है और बताया था मैंने वीडियो में, जब मैंने कॉन्सेप्ट में कराया था, इसका कॉन्सेप्ट कराया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ग्रामर का फादर कौन है, पिता कौन है। तो वो है लिंडले मुर्रे। लिंडले मुर्रे ये क्या कौन है, तो ये ग्रामर के फादर हैं, जनक हैं, पिता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ग्रामर। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ग्रामर। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना, पूछा जा सकता है, बन सकता है। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ग्रामर। इंडियन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, वो ग्रामर के पिता थे और ये इंडियन इंग्लिश ग्रामर के पिता हैं। वो कौन है, तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले कौन है, तो इंडियन इंग्लिश ग्रामर के जनक हैं, पिता हैं, फादर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ ग्रामर इज, द टाइप ऑफ ग्रामर इज डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, ऑल अबव, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामर दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। तो इसमें आपका तीसरा जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑल एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। द टॉप 1 मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। कह रहा है कि द टॉप 1 मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर देखा जाए तो टॉप 1 पे कौन आता है, तो वो मुंबई आता है। कौन आता है, मुंबई आता है। और इंडिया में कुल मेट्रोपॉलिटन सिटी कितनी है, तो 9 है। कितनी है, 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ आइटम्स हैं, ठीक है, मुहावरे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो भी आइटम्स हैं मैंने उनको ऐड किया हुआ है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दिया है एप्पल ऑफ वन साइज़। एप्पल ऑफ वन साइज़ आप लोगों ने इंटर में पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, दे रहा है वेरी डियर, जस्ट सफिशिएंट, पावरफुल, नॉन ऑफ दिस। तो इसका मीनिंग होता है वेरी डियर, यानी कि अति प्रिय होना, आँखों का तारा होना। एप्पल ऑफ वन साइज का मीनिंग क्या होता है, आँखों का तारा होना। इससे रिलेटेड आपका क्या हो जाता है, तो वेरी डियर। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एप्पल्स ऑफ वंस आइज, तो वेरी डियर, यही इसका मीनिंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एट एनी रेट। एट एनी रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जैसे इसका मीनिंग है वट एवर मे हैपन, किसी भी प्रकार से। जैसे दिया है एट एनी रेट आई मस्ट गेट फर्स्ट क्लास इन द ENG 107 एग्जामिनेशन। कह रहा है कि चाहे जैसे भी, किसी भी प्रकार से मुझे जो ये पेपर है आप लोग का इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेज के पेपर में मुझे क्या लाना है, तो फर्स्ट क्लास लाना है, यानी कि पहला पोजीशन लाना है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि चाहे जैसे भी, किसी भी प्रकार से,
इस तरह से कुछ आइटम्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि एट एनी रेट का मतलब क्या होता है। तो वाट एवर मे हैपन, किसी भी प्रकार से। तो इसको तुम लोग थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक आप लोगों ने सुना है, लोहे का चना चबाना। तो ए प्रॉब्लम टू सॉल्व, कह रहा है कि अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, कठिन समस्या, कठिन समस्या। हार्ड नट टू क्रैक, लोहे का चना चबाना, उसका मीनिंग होता है कठिन समस्या। ठीक है, लर्निंग इंग्लिश आइटम्स इज हार्ड नट टू क्रैक, कह रहा है कि इसको आपका स्टेटमेंट में चेंज किया है। तो कह रहा है कि लर्निंग इंग्लिश आइटम्स इज हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि इंग्लिश मुहावरों को याद करना क्या है, तो कठिन समस्या है या लोहे के चना चबाने जैसा है। ठीक है, ये प्रयोग हुआ है आपके मुहावरे का, तो ये भी आप लोग पढ़ लेना इसको। एट रैंडम कह रहा है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। एट रैंडम विदाउट ए डेफिनिट एम, यानी कि अस्त व्यस्त रूप से। विदाउट ए डेफिनिट यानी कि कोई निश्चित एम नहीं है वो, तो क्या है, तो अस्त व्यस्त रूप से। इसका मीनिंग क्या होगा, अस्त व्यस्त रूप से। जैसे ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ रहा है शायद। एट रैंडम ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विदाउट ए डेफिनिट एम यानी कि इसका कोई एम नहीं है, और है भी तो वो क्या है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, कोई निश्चित एम, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। ये एट रैंडम का मीनिंग यही होता है। ए रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या होता है, विशेष दिवस। एन ऑस्पिशियस कह रहा है, एन ऑस्पिशियस डे। रेड लेटर डे को क्या कहा जाता है, तो विशेष दिवस इसका मीनिंग होता है। बाई हुक और क्रुक, बाई हुक और क्रुक, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से इसका मीनिंग होता है। और आप लोगों ने चेंज किया होगा ऐसे आइटम्स को, तो आपको पता होगा। ठीक है, गेट राइड ऑफ, गेट राइड ऑफ, बी फ्री, मतलब छुटकारा पाना। गेट राइड का मतलब क्या होता है, तो छुटकारा पाना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना। ठीक है, ये कुछ आइटम्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, यू ऑल वांट टू गेट राइड, यू ऑल वांट टू गेट राइड ऑफ योर एग्जामिनेशन, मतलब तुम सब अपने एग्जामिनेशन से क्या पाना चाहते हो, तो छुटकारा पाना चाहते हो। टू गेट राइड ऑफ योर एग्जामिनेशन एट एनी रेट। इन दिस स्टेटमेंट आइटम्स इज, कह रहा है कि इन दिस स्टेटमेंट आइटम्स इज, फिर से एक बार पढ़ते हैं। यू ऑल वांट टू गेट राइड ऑफ योर एग्जामिनेशन एट एनी रेट, कह रहा है कि इस स्टेटमेंट में आइटम्स हैं, यानी कि मुहावरे हैं। कौन कौन है मुहावरे, तो यू ऑल वांट टू गेट राइड ऑफ, ये आपका एक मुहावरा है। गेट राइड ऑफ का मतलब क्या होता है, तो छुटकारा पाना। और एट एनी रेट, चाहे जैसे भी या किसी भी तरह से। तो गेट राइड ऑफ, एट एनी रेट, एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें दो आइटम्स हैं, गेट राइड और एट एनी रेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग पंक्चुएशन को अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ नाम बता दे रही हूँ, नाम पूछा जा सकता है। दे रहा है, इसको कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमा। यूज टू सेपरेट टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस, ए सेंटेंस। कह रहा है कि ये जैसे शब्दों को, ठीक है, लेटर्स को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को, एडम्स को, सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, बांटने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। कॉमा ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। तो ये किस लिए यूज होता है, तो किसी भी दो वर्ड को या सेंटेंस को या फ्रेजेस को, क्लासेस को बांटने का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये डैश है। ये क्या है, तो अंडर स्कोर है। इसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे ए है और इसके नीचे
फिर बी, फिर ऐसे। तो ये क्या है, अंडर स्कोर बोलते हैं इसको। ये डैश नहीं है, डैश डैश इसको बोलते हैं। जैसे बीच में ये रहता है, इसको क्या बोलेंगे, डैश बोलेंगे। और जो नीचे रहता है उसको अंडर स्कोर कहा जाता है। और ये क्या है, तो सेमी कॉलन है, इसको कॉलन बोलते हैं, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। और ये आपका क्या है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, जैसे एक डॉट, क्या है, एक डॉट ऐसे, तो ये फुल स्टॉप है। क्या है, फुल स्टॉप है। ठीक है, तो पंक्चुएशन पढ़ लेना, पंक्चुएशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। कह रहा है अमेंडमेंट सिनोनिम्स फॉर। अमेंडमेंट सिनोनिम्स है किसके लिए, तो इम्प्रूवमेंट के लिए, अल्टरेशन के लिए, ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो दोनों ही क्या है, तो अमेंडमेंट के क्या हैं, तो सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची हैं। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन होता है। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन या सुधार, संशोधन या सुधार। तो यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग भी वही होगा, संशोधन या सुधार। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गया, ये इसके क्या हो गए, तो ये दोनों ही इसके क्या हैं, तो पर्यायवाची हैं। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस सिनोनिम्स इज, यानी कि इंडिपेंडेंस का सिनोनिम है फ्रीडम, लिबर्टी, ऑल एबव, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रीडम भी है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस यानी कि हम खुद पे डिपेंड हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं है। इंडिपेंडेंस आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो उसका मतलब होता है स्वतंत्रता, या कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भरता, स्वतंत्र। फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्र होता है, लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्र होता है, और इंडिपेंडेंस का मतलब भी स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिबरल। अब आप लोग लिबरल का सिनोनिम्स बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लिबरल, लिबरल मीन्स क्या होता है, तो उदार होता है, मैं ये भी बता दे रही हूँ। लेकिन आप लोग इसका सिनोनिम्स कम से कम 2 सिनोनिम्स इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताओगे। ठीक है, इससे एक फीडबैक मिलता है कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनोसेंट। इनोसेंट एंटोनिम्स इज, कह रहा है क्रूएल, गिल्टी, ऑल एबव। अब इनोसेंट का क्या पूछ रहा है, इनोसेंट का एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द। तो क्रूएल, गिल्टी, ऑल एबव ये दोनों ही क्या हैं, तो इसके विलोम शब्द हैं। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मदन एंड यू ऑलवेज गो टू स्कूल डैश डैश बस। तो इस यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, ऑन, बाय, इन, एट। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मदन एंड यू ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। रवि हैज़ वर्कड वेरी हार्ड। रवि हैज़ वर्कड वेरी हार्ड इन दिस टर्म। दिस स्टेटमेंट इज, पूछ रहा है कि यह स्टेटमेंट्स किस काल का है, किस टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये स्टेटमेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रवि हैज़, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका क्या रहता है, तो सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस क्या रहता है आपका, तो वर्ब रहता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है,
तो वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। रवि हैज़ वर्कड वेरी हार्ड इन दिस टर्म, दिस स्टेटमेंट इज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू कैम। तो आप लोगों को पता है कि बिफोर और आफ्टर का प्रयोग किस सेंटेंस में होता है, किस सेंटेंस में होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, और किसी भी पर्सन के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ हैड का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और आफ्टर और बिफोर, पहले और बाद के लिए आफ्टर और बिफोर का प्रयोग भी इस सेंटेंस में मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। टॉम सेड आई एम फीलिंग इल, इन दिस स्टेटमेंट रिपोर्टेड वर्ब। कह रहा है कि इस स्टेटमेंट में, ये क्या है, तो एक तरह का स्टेटमेंट है जिसको नरेशन बोलते हैं, नरेशन, ठीक है। तो ये क्या है, नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच है कि डायरेक्ट स्पीच है, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलोगे तो ये क्या होगा, तो ये जितने भी कॉमाज हैं ये हट जाएंगे, और एक कंजक्शन जैसे दैट क्या है, तो कंजक्शन है, और इसी कंजक्शन से ये क्या होगा, तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो टॉम सेड आई एम फीलिंग इल, तो इसमें आपका रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब क्या है, तो सैड क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। टॉम क्या है, तो टॉम रिपोर्टेड वर्ब क्या है, क्या पूछ रहा है, रिपोर्टेड वर्ब। और टॉम क्या है, तो टॉम आपका रिपोर्टर है, और आई एम फीलिंग इल ये क्या है, तो रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, दिस रूम इज क्लीनेड एवरी डे बाई राम। कह रहा है दिस रूम इज क्लीनेड एवरी डे बाई राम। ये क्या है, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऑल अबव, नॉन ऑफ दिस। ये क्या है, तो आपका ये पैसिव वॉइस है। क्या है, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। दिस रूम इज क्लीनेड एवरी डे बाय राम, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, एक्टिव में सिंपल सेंटेंस ऐसे दिया जाता है, और पैसिव में जब चेंज किया जाता है तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरचेंज होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन योर क्लासेस। अफर्मेटिव, ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ मेनी, जहाँ भी एक क्वेश्चन वर्ड आ गया या क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वही कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन योर क्लासेस, तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।